मैं अमदास पलांगे सीजी शिक्षा में आपका स्वागत करता हूं। हम देख रहे हैं कक्षा 12वीं रसायन विज्ञान का चौथा चैप्टर। ये हमारे फिजिकल केमिस्ट्री का अंतिम चैप्टर है। उसके बाद आपका जो है फिजिकल केमिस्ट्री का जो पार्ट है वो ख़त्म हो जाएगा और फिर हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की ओर चलेंगे, जिसका नाम है आपका अगला जो लेसन है वो है सतह रसायन, जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत आता है। तो हम लोग पढ़ेंगे भाई, लगभग आज ये जो लेसन है वो कंप्लीट हो जाएगा, है ना। तो देखते हैं हम लोग आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आर्हेनियस सिद्धांत। ये हमारा यहाँ लिखा है आर्हेनियस सिद्धांत। इससे पहले हम लोग और भी कई छोटी छोटी बातें, जैसे वेग पर या वेग स्थिरांक पर ताप की निर्भरता, मतलब तापमान गुणांक क्या है, ये हम लोग पढ़ाई किए थे। उसके अलावा कुछ प्रायोगिक सत्यापन के लिए कुछ विधियाँ था, जैसे ग्राफी विधि, प्रारंभिक दर विधि, ये हम लोग क्या किए थे, देखे थे। उसके अलावा जो है जो भी हमारे अणु जो है टक्कर सिद्धांत देखे थे, तो वो हमारा कंप्लीट हो गया था भाई। आज हम देखेंगे आर्हेनियस का सिद्धांत। आर्हेनियस का सिद्धांत क्या होता है, तो इससे पहले हम लोग जो पढ़े थे कि कोई भी अभिक्रिया का जो वेग स्थिरांक होता है उसकी ताप पर जो निर्भरता है, उस ताप पर निर्भरता को दर्शाने के लिए जो आर्हेनियस ने अपना क्या दिया है, सिद्धांत दिया है। किसको भाई, तो हमारा जो क्या होता है, जो वेग स्थिरांक होता है, अभिक्रिया का जो वेग स्थिरांक क्या होता है, के होता है। इस के को दर्शाने के लिए या इस वेग स्थिरांक का ताप के मान के साथ जो परिवर्तन है उनको दर्शाने के लिए उनके द्वारा क्या दिया गया है, सिद्धांत दिया गया है। यह सिद्धांत आपका क्या कहलाता है, आपका आर्हेनियस सिद्धांत के नाम से जाना जाता है, आर्हेनियस सिद्धांत कहते हैं। तो आप लिख सकते हैं सिंपली कि भाई जो भी अभिक्रिया का जो वेग स्थिरांक होता है उसका तापमान पर जो भी निर्भरता है, उस निर्भरता को प्रदर्शित करने के लिए, है ना, आर्हेनियस के द्वारा क्या दिया गया है, जो सिद्धांत दिया गया है, वो सिद्धांत क्या कहलाता है आपका, वो जो है आर्हेनियस सिद्धांत के नाम से क्या किया जाता है, जाना जाता है, या आर्हेनियस सिद्धांत कहते हैं। उसके अलावा उन्होंने ये बताया है कि हमारे पास एक गैसीय अभिक्रिया है, या इसको मैं लिख देता हूँ कि अभिक्रिया के वेग स्थिरांकों का तापमान के साथ, है ना, तो अभिक्रिया के वेग स्थिरांकों का तापमान के साथ परिवर्तन को आर्हेनियस, है ना, द्वारा समझाने के लिए आर्हेनियस सिद्धांत दिया गया भाई। आर्हेनियस सिद्धांत दिया गया। तो आप सिंपल यहाँ पर क्या कर सकते हैं भाई, लिख सकते हैं आर्हेनियस सिद्धांत क्या होता है। तो आर्हेनियस सिद्धांत ये बताता है कि किस प्रकार से तापमान बढ़ने से वेग स्थिरांक के जो भी मान होता है उसमें परिवर्तन होता है। तो उन्हीं को समझाने के लिए यहाँ पर ये जो आर्हेनियस सिद्धांत है वो क्या किया गया है, दिया गया है। साथ ही साथ यहाँ से एक समीकरण भी प्राप्त होता है, जिसे हम आर्हेनियस समीकरण कहते हैं। आर्हेनियस ने क्या किया है कि एक गैसीय अभिक्रिया है, मान लो, ठीक है, कौन है हमारा, गैसीय अभिक्रिया है। तो गैसीय अभिक्रियाओं में, गैसीय जो क्या है हमारा अभिक्रिया है, तो इस गैसीय अभिक्रिया में जो भी हमारा क्या होता है, जो वेग स्थिरांक होता है, इस वेग स्थिरांक की जो मान है उसको दर्शाने के लिए आर्हेनियस ने वेग स्थिरांक के ये हमारा बोल सकते हैं, हमारा वेग स्थिरांक हमारा क्या होता है, के, ये हो गया वेग स्थिरांक के, साथ ही साथ ताप टी, और एक होता है हमारा संकीर्णन ऊर्जा ई ए, संकीर्णन ऊर्जा, जिसको हम दर्शाते हैं किससे, ई ए के बीच उन्होंने मात्रात्मक संबंध स्थापित किया और एक जो है अनुभाविक व्यंजक दिया, है ना, जिसे हम आर्हेनियस के समीकरण के नाम से जानते हैं। तो इसको आप क्या कर सकते हैं, आप कर लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं, आर्हेनियस ने, है ना, यहाँ पर लिखते हैं थोड़ा सा हम लोग, आर्हेनियस समीकरण हम लोग पढ़ेंगे। तो आर्हेनियस ने क्या किया, है ना, अभिक्रियाओं के गैसीय अभिक्रियाओं के वेग स्थिरांकों का, गैसीय अभिक्रियाओं के वेग
स्थिरांकों का ताप के साथ परिवर्तन ताप के साथ परिवर्तन को वेग स्थिरांक ताप में परिवर्तन को किसमें भाई वेग स्थिरांक के तापमान ताप T और संकीर्ण ऊर्जा EA के मध्य संबंध को बताने के लिए एक जो है हमारे बोल सकते हैं अनुवांशिक व्यंजक दिया, अनुनासिक है ना, अनुनासिक व्यंजक दिया जिसे आर्हेनियस समीकरण कहते हैं। आर्हेनियस क्या कहते हैं हम लोग? समीकरण कहते हैं। आर्हेनियस समीकरण कहते हैं। तो आर्हेनियस ने किसको भाई गैसीय अभिक्रियाओं में जो भी हमारा क्या होता है वेग स्थिरांकों के साथ या वेग स्थिरांकों का जो होता है वो ताप में परिवर्तन को दर्शाने के लिए या ताप में परिवर्तन को दर्शाने के लिए वेग स्थिरांक के ताप T और संकीर्ण ऊर्जा E के मध्य क्या किया संबंध को बताने के लिए एक व्यंजक दिया, जिस व्यंजक को हम क्या बोलते हैं आर्हेनियस समीकरण कहते हैं। और ये जो समीकरण होता है उसको जो है आपका E = A ये हो जाता है E और घात में कितना हो जाता है EA/RT से क्या किया जाता है दर्शाया जाता है। इसी को ही हम क्या बोलते हैं आर्हेनियस समीकरण के नाम से जानते हैं, आर्हेनियस समीकरण कहा जाता है। तो इसमें थोड़ा सा थ्योरी है भाई और कुछ नहीं है। फिलहाल आर्हेनियस सिद्धांत क्या है तो आप बता सकते हैं अभिक्रिया का जो भी वेग स्थिरांक होता है उस अभिक्रिया की वेग स्थिरांक को है ना ताप के साथ उनमें क्या परिवर्तन होता है उनको दर्शाने के लिए ही क्या दिया है आर्हेनियस सिद्धांत दिया गया है। साथ ही साथ अगर हम गैसीय अभिक्रिया के वेग स्थिरांकों का ताप में जो परिवर्तन है उसको हम वेग स्थिरांक के तापमान T और संकीर्ण ऊर्जा EA के मध्य संबंध को एक व्यंजक के रूप में दर्शाते हैं और वही आपका आर्हेनियस समीकरण के नाम से जाना जाता है। तो ये इससे कुछ रिलेटेड क्या हो गया बात हो गया। अब हम जो है जो भी आर्हेनियस सिद्धांत जो है उनके कुछ बातें हैं उनको हमको देखना है। तो आगे है हमारा आर्हेनियस सिद्धांत के है ना निम्नलिखित अवधारणाएं या निम्नलिखित बातें हैं ना, तो उसको हमको देखना है। तो आर्हेनियस ने क्या क्या बोला है उनको हमको देखना है। तो आर्हेनियस सिद्धांत के निम्न अनुग्रहित तथ्य बोल सकते हैं या बातें बोल सकते हैं जो आर्हेनियस ने क्या किया है अपने जो सिद्धांत है उसमें बताया है। तो देखते हैं आर्हेनियस ने अपने सिद्धांत में क्या क्या बताया है भाई। पहला तो ये बताया है कि अभिक्रिया का जो वेग स्थिरांक होता है वो अभिकारकों के जो क्या होता है प्रभावी टक्कर पर क्या करता है निर्भर करता है। तो पहला हम यहाँ पर लिख सकते हैं अभिक्रिया का जो वेग स्थिरांक है वेग स्थिरांक या वेग बोल सकते हैं का मान अभिकारकों के प्रभावी टक्करों के कारण होता है। तो पहला उन्होंने अपने सिद्धांत में बोला है कि जो भी हमारा क्या होता है जो वेग स्थिरांक का जो मान होता है या जो भी अभिक्रिया का जो वेग का मान होता है वो किसके फलस्वरूप होता है भाई अभिकारक के टक्करों के कारण होता है। अर्थात अभिक्रिया तभी होगा जब अभिकारक क्या करेगा आपस में टकराएगा और आपस में टकराएगा तभी जाकर के उत्पाद बनेगा और तभी आपको वहाँ से अभिक्रिया का वेग क्या होगा प्राप्त होगा या अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का जो है मान प्राप्त होगा। तो जो भी अभिक्रिया का जो वेग स्थिरांक होता है उसका मान अभिकारकों के प्रभावी टक्कर पर क्या करता है आपका निर्भर करता है। ये पहला उन्होंने अपने सिद्धांत में बताया है भाई।
दूसरा बात क्या है, तो दूसरा बात ये है कि वही अभिकारक क्या कर सकता है, जो है टक्कर कर सकता है, जिसके पास क्या होता है, ऊर्जा ज़्यादा होता है, और ऐसे ऊर्जा को हम जो है सक्रिय ऊर्जा के नाम से जानते हैं। तो अभिक्रिया में वही अभिकारक क्या कर सकता है, उत्पाद बना सकता है ना। अभिक्रिया में वही अभिकारक उत्पाद बना सकता है, या वही अभिकारक क्या कर सकता है, टकरा सकता है, जिसके पास ज़्यादा ऊर्जा होता है, और वो क्या कर सकता है, आपका टक्कर से उत्पाद बना सकता है। तो लिख सकते हैं वही अभिकारक अभिक्रिया में वही अभिकारक है ना, टक्कर कर सकता है, जिसके पास क्या होता है, हमारी अधिक ऊर्जा होता है, अधिक ऊर्जा होता है। यहाँ पर लिख सकते हैं अधिक ऊर्जा होता है, इसे सक्रिय ऊर्जा कहते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं भाई, सक्रिय ऊर्जा कहते हैं, इसे सक्रिय ऊर्जा कहते हैं। तो ये हमारा जो है दूसरा पॉइंट हो गया। पहला पॉइंट तो ये था कि अभिक्रिया का जो भी वेग स्थिरांक है, या अभिक्रिया का जो भी वेग है, अभिकारक के प्रभावी टक्कर पर निर्भर करता है या कारण होता है। दूसरा, अभिक्रिया में वही अभिकारक क्या करता है, टक्कर करता है, या टक्कर कर सकता है, टकरा सकता है, जिसके पास क्या होता है, अधिक ऊर्जा होता है, और वह ऊर्जा उसका क्या कहलाता है, सक्रिय ऊर्जा कहलाता है। तीसरा है ना, अभिकारक आपस में टक्कर से माध्यमिक यौगिक का पहले निर्माण करता है, और माध्यमिक यौगिक निर्माण हो जाने के पश्चात फिर क्या बनाता है, वो उत्पाद का निर्माण करता है। ठीक है, यहाँ पर लिख सकते हैं अभिकारकों के प्रभावी टक्कर से है ना, माध्यमिक यौगिक है ना बनता है, और यही माध्यमिक यौगिक बाद में उत्पाद में क्या होता है, परिवर्तित होता है, बाद में उत्पाद में परिवर्तित होता है। तो तीसरा इसमें सिद्धांत ये कहता है कि पहले क्या करता है, जब अभिकारक आपस में क्या करते हैं, इस प्रकार से टकराते हैं, टकराने से क्या बनता है, माध्यमिक यौगिक बनता है, और माध्यमिक यौगिक ही बाद में क्या होता है, उत्पाद में क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है, या उत्पाद में क्या होता है, परिवर्तित होता है। तो ये पॉइंट इसके अंतर्गत क्या किया जा सकता है, लिखा जा सकता है, बताया जा सकता है। तो ये हमारे कुछ क्या है, इनके अंतर्गत पॉइंट हैं। जैसे अभिक्रिया का जो वेग का मान होता है, अभिकारक के प्रभावी टक्कर पर क्या करता है, निर्भर करता है। अभिक्रिया में वही अभिकारक क्या करता है, उत्पाद बनाता है, जिनके प्रभावी टक्कर क्या होता है, हमारा जो है प्रबल होता है बोल सकते हैं, या वही अभिकारक टकरा सकता है जिनके पास ऊर्जा ज़्यादा होता है, और वह ऊर्जा क्या कहलाता है, आपका सक्रिय ऊर्जा कहलाता है। और तीसरा, अभिकारक के प्रभावी टक्कर से माध्यमिक यौगिक बनता है, और यह बाद में उत्पाद में क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। चौथा पॉइंट भी ये लिखा जा सकता है कि जो भी क्या होता है हमारा, जैसे जैसे ताप बढ़ाया जाता है, वैसे वैसे अभिक्रिया की दर भी क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है। या ये बोल सकते हैं जिसके पास सक्रिय ऊर्जा क्या होता है, हमारा कम होता है, उसकी जो अणु होते हैं वो ज़्यादा सक्रिय होते हैं, और उत्पाद उतनी ही ज़्यादा बनाती हैं। तो ये चौथा पॉइंट लिख सकते हैं हम लोग कि यदि अभिकारक की सक्रिय ऊर्जा कम होती है तो अणुओं की सक्रियता बढ़ जाती है, और है ना,
उत्पाद का निर्माण करती है, उत्पाद का निर्माण करती है। तो इस प्रकार से कुछ पॉइंट इसमें क्या की जा सकती है भाई, लिखी जा सकती है, बताई जा सकती है। तो ये हो गया आपका आर्हेनियस से संबंधित कुछ क्या हो गया, सिद्धांत हो गया। इसको आपको याद में क्या करना है, रखना है, जानना है। तो अभी इसमें हम लोग आर्हेनियस सिद्धांत में इतना ही करते हैं। क्वेश्चन अगर आ जाता है कि आर्हेनियस सिद्धांत क्या है, तो बताना भाई वेग स्थिरांकों का तापमान के साथ परिवर्तन को दर्शाने के लिए आर्हेनियस ने अपना सिद्धांत दिया है, जिस सिद्धांत को हम क्या कहते हैं, आर्हेनियस का सिद्धांत कहते हैं। इस सिद्धांत के अंतर्गत कुछ बातें जो यहाँ पर दी गई है, पहला कि अभिक्रिया का जो वेग होता है वो अभिकारक के, या वेग स्थिरांक जो होता है वो अभिकारक के क्या होता है, हमारा टक्करों पर निर्भर करता है। वही अभिकारक टक्कर कर सकता है जिसके पास ज़्यादा ऊर्जा रहता है, वह ऊर्जा उसका क्या कहलाता है, आपका सक्रिय ऊर्जा कहलाता है। तीसरा, अभिकारक के प्रभावी टक्कर जब होता है तो माध्यमिक यौगिक बनता है, बाद में वही माध्यमिक यौगिक उत्पाद में परिवर्तित हो जाता है। और चौथा, अभिकारक की संकीर्ण सक्रिय ऊर्जा कम होने से अणुओं की सक्रियता ज़्यादा होता है और फिर उतना ही अधिक उत्पाद का निर्माण करता है। तो इस प्रकार से 4-5 जो बात है वो बात क्या किया जा सकता है, इसके अंतर्गत रखा जा सकता है, बताया जा सकता है। और यहीं पर इसको उदाहरण के तौर पर भी क्या किया जा सकता है, लिखा जा सकता है। जैसे यहाँ पर दिया है H2 है ना, प्लस I2 इक्वल टू क्या दिया है हमारा भाई, ये दिया है 2HI। यहाँ पर ये जो हमारा अभिक्रिया दिया गया है, उस अभिक्रिया को अगर हम छोटा सा यहाँ पर क्या करते हैं, आरेख से अगर दर्शाते हैं, जैसे यहाँ पर दिया है स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा ये दिया गया है, और यहाँ पर दिया है कि गुणांक दिया गया है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, इसमें इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं। मान लो ये अभिकारक क्या होता है, A होता है, और ये उत्पाद B बनाता है। तो उस स्थिति में हमारा क्या होता है, ये पहले इसका संकीर्ण ऊर्जा क्या होता है, EA, जो यहाँ से यहाँ तक क्या करता है, प्रदर्शित करता है। और ये हमारा जो क्या होता है, डेल H को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। तो इस प्रकार से क्या होता है, संकीर्ण ऊर्जा के साथ अभिकारक A जो है उत्पाद में क्या होता है, परिवर्तित होता है। तो चलिए, ये तो बात हो गया आर्हेनियस सिद्धांत का। अब हम आगे चलते हैं, कुछ छोटी छोटी और बातें जो कि यहाँ पर दिया गया है। एक दिया है हमारा संकीर्ण ऊर्जा और एक दिया है देहली ऊर्जा। तो हम लोग पहले दोनों को देखते हैं। पहले हम लोग देहली ऊर्जा के पास चलते हैं भाई। पहले किसके पास चलते हैं, देहली ऊर्जा के पास, कि देहली ऊर्जा होता क्या है। ये क्वेश्चन आ जाता है हमारा, पूछ देता है, तो देहली ऊर्जा हमको जानना है। देहली ऊर्जा क्या होता है, तो देहली ऊर्जा की वह न्यूनतम मात्रा होता है जो उन अणुओं के पास होता है जिनके प्रभावी टक्कर से अभिक्रिया होता है और फिर क्या बनता है, उत्पाद बनता है। वही क्या कहलाता है, हमारा देहली ऊर्जा कहलाता है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि देहली ऊर्जा की वह न्यूनतम मात्रा है जो उन अभिकारक अणुओं के पास होता है, उन अणुओं के पास होता है जिनके प्रभावी टक्कर के फलस्वरूप उत्पाद का निर्माण होता है। देहली ऊर्जा कहलाता है। क्या कहलाता है भाई, हमारा देहली ऊर्जा कहलाता है। तो इस प्रकार से देहली ऊर्जा को हम क्या कर सकते हैं, परिभाषित कर सकते हैं। देहली ऊर्जा क्या होता है, अगर ऐसा क्वेश्चन करता है
तो आपको क्या बोलना है कि देहली ऊर्जा ऊर्जा की वह न्यूनतम मात्रा होता है जो उन अभिकारक अणुओं के पास होता है जो अणु आपस में क्या करते हैं, टकराते हैं, और टकराने के पश्चात क्या करते हैं, उत्पाद बनाते हैं। मतलब सिंपल भाषा में ये बोला जाए तो देहली ऊर्जा ही वही ऊर्जा है जो क्या करता है, अभिकारक अणु को टक्कर की क्या करता है, शक्ति प्रदान करता है, और फिर उस टक्कर के फलस्वरूप क्या होता है, उत्पाद बनता है। तो ये क्या कहलाता है, हमारा देहली ऊर्जा कहलाता है भाई, है ना। जैसे हमें क्या होता है कि मान लो हम लोग क्या हैं, कहीं जगह बैठे हैं और पूरा थक गए हैं मान लो, और उधर से अगर कोई क्या होता है, कुत्ता दौड़ते दौड़ते आपको आ रहा है काटने के लिए, तो आप क्या करते हैं, वहाँ भागना स्टार्ट कर देते हैं। तो आप में जो ऊर्जा रहेगा ना, वो ऊर्जा क्या कहलाएगा, देहली ऊर्जा। तो वैसे ही हर अभिकारक अणुओं के पास इतना ऊर्जा रहता है जो आपस में क्या कर सके, टकरा सके और उत्पाद का निर्माण कर सके। तो वो ऊर्जा की जो उसके पास जो भी मात्रा है, वही मात्रा क्या कहलाता है, हमारा देहली ऊर्जा कहलाता है। तो ये हो गया हमारा देहली ऊर्जा। अब हम देखते हैं थोड़ा सा संकीर्णन ऊर्जा। संकीर्णन ऊर्जा है ना, ये हमारा दिया है संकीर्णन ऊर्जा। तो संकीर्णन ऊर्जा क्या है, हम इसको थोड़ा सा हम देखते हैं। संकीर्णन ऊर्जा भी क्या होता है, ये ऊर्जा भी ऊर्जा की वह न्यूनतम मात्रा होता है जो उन अभिकारक अणुओं द्वारा अवशोषित किया जाता है ना, या अभिकारक अणुओं के द्वारा अवशोषित किया जाता है, जिससे उस अभिकारक की जो हमारा ऊर्जा है वो देहली ऊर्जा के क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि संकीर्णन ऊर्जा ऊर्जा की वह न्यूनतम मात्रा है जो अभिकारक अणुओं द्वारा क्या किया जाता है, अवशोषित किया जाता है, जिससे उसकी ऊर्जा किसके बराबर हो जाता है, हमारा देहली ऊर्जा के बराबर हो जाता है। तो ये बोल सकते हैं संकीर्णन ऊर्जा क्या होता है, तो संकीर्णन ऊर्जा ऊर्जा की वह न्यूनतम मात्रा है जो उन अभिकारक अणुओं द्वारा अवशोषित किया जाता है, अभिकारक अणुओं द्वारा अवशोषित किया जाता है, जिससे है ना उनकी ऊर्जा देहली ऊर्जा के बराबर हो जाए, देहली ऊर्जा के बराबर हो जाए। तो हम लोग संकीर्णन ऊर्जा यहाँ पर क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं कि संकीर्णन ऊर्जा की वह क्या होता है, हमारा मात्रा होता है जो उन अभिकारक अणुओं द्वारा अवशोषित किया जाता है, जिससे उन कारकों ऊर्जा जो होता है, अभिकारक की ऊर्जा देहली ऊर्जा के क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। मतलब कोई अभिकारक अणु है, ये इतना क्या करता है, हमारा उष्मा लेता है, इतना ऊर्जा लेता है कि उसका जो मान है, ऊर्जा का मान है, वो देहली ऊर्जा के बराबर हो जाए। तो लिया गया जो भी ऊर्जा होता है वही उसका क्या कहलाता है, हमारा संकीर्णन ऊर्जा कहलाता है। तो हमने यहाँ पर लिख दिया है कि संकीर्णन ऊर्जा क्या होता है, तो संकीर्णन ऊर्जा वह ऊर्जा होता है जो अभिकारक अणुओं द्वारा अवशोषित होता है, जिससे उस अभिकारक अणु की ऊर्जा जो होता है वो देहली ऊर्जा के क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। और जैसे ही वो देहली ऊर्जा के बराबर होता है वो टक्कर करता है, और टक्कर करने के पश्चात क्या बनाता है, उत्पाद बनाता है। तो इस तरीक़ा से ये छोटी छोटी हमारी क्या है, परिभाषा है जो आपको क्या कर सकता है, क्वेश्चन के तौर पर पूछ सकता है। तो ये हो गया एक आपका देहली ऊर्जा और एक हो गया संकीर्णन ऊर्जा। ठीक है, एक ऊर्जा अवरोध रहता है भाई। ऊर्जा अवरोध क्या होता है, ऊर्जा अवरोध मतलब होता है जैसे ये हमारा एक पहाड़ है ना, तो ये हमारा क्या होता है, ये एक आदमी मान लो यहाँ पर खड़ा है, ये आदमी क्या कर सकता है, यहाँ पर तभी जा सकता है जब वो क्या करता है, यहाँ पर इस पहाड़ के इस चोटी को क्या करता है, पार करता है, तब जाके नीचे क्या करता है, जाता है। तो ये हमारा क्या होता है, ये जो स्तर है ये क्या कहलाता है, हमारा ऊर्जा अवरोध को क्या करता है, आपका प्रदर्शित करता है। मतलब ऊर्जा अवरोध वह एक जो है भाग होता है, वह स्थिति होता है जिसको पार करने के बाद ही कोई अभिकारक उत्पाद में क्या हो सकता है, परिवर्तित हो सकता है। और इस ऊर्जा अवरोध के पास पहुंचने के लिए उसको जो है संकीर्णन ऊर्जा की क्या होता है, आवश्यकता होता है, क्योंकि इसके पास जितना ऊर्जा था
वो ऊर्जा उतना नहीं था कि वो इस ऊर्जा और को क्या कर सके, प्राप्त कर सके, टक्कर कर सके। इसलिए क्या करता है, वो कुछ ऊर्जा अवशोषित करता है, जिससे जो ऊर्जा अवशोषित करता है उसको संकीर्णन ऊर्जा कहते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे ही इस ऊर्जा को अवशोषित करता है, इनका ऊर्जा देहली ऊर्जा के क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। फिर ये इस ऊर्जा अवरोध को आसानी से पार करता है और आगे उत्पाद में क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। तो ये हो गया भाई और छोटी छोटी बातें, देहली ऊर्जा और संकीर्णन ऊर्जा।